पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के अति महत्वाकांक्षी पुत्र जूना खां ने ईस्वी 1325 में अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की हत्या करके उसका शव तुगलकाबाद के मकबरे में दफना दिया। इस कारण गयासुद्दीन तुगलक केवल 5 साल ही शासन कर सका था। उस काल की दिल्ली अपने सुल्तानों को इसी प्रकार मरते हुए देखने के लिए अभिशप्त थी। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की बेरहम हत्याओं का जो सिलसिला ईस्वी 1210 में आरंभ हुआ था, वह ईस्वी 1325 में भी इसी प्रकार जारी रहा। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के 4 पुत्र थे, जिनमें से जूना खां सबसे बड़ा था। उसका पूरा नाम फखरुद्दीन मोहम्मद जूना खां था। जूना खां अपने भाइयों में सर्वाधिक महत्वाकांक्षी एवं सर्वाधिक प्रतिभावान था। उसका पालन पोषण एक सैनिक की भांति हुआ था। पिता गाजी तुगलक ने उसकी शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया। सुल्तान खुसरो शाह ने जूना खां को कुछ घोड़ों का अध्यक्ष नियुक्त किया था। सुल्तान खुसरो शाह के विरुद्ध सर्वप्रथम जूना खां ने ही षड्यंत्र रचना आरंभ किया था, जिसमें उसका पिता गाजी तुगलक भी शामिल हो गया। जब यह षड्यंत्र सफल हो गया तो गाजी खां को सुल्तान बनाया गया तथा जूना खां को उसका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। कुछ दिन बाद सुल्तान ने जूना खां को उलूग खां की उपाधि दी। अपने पिता के अधीन काम करते हुए जूना खां ने वारंगल तथा जाजनगर राज्यों पर विजय प्राप्त करके अच्छी ख्याति अर्जित कर ली। जूना खां प्रारंभ से ही महत्वाकांक्षी था। खुसरो शाह के विरुद्ध किए गए विद्रोह के सफल रहने के बाद वह युवराज पद से संतुष्ट नहीं था। उसकी दृष्टि सुल्तान के तख्त पर थी। इसलिए वह ईस्वी 1321 में जब वारंगल के मोर्चे पर था, पिता गयासुद्दीन की मृत्यु होने का संदेह होते ही वारंगल से घेरा उठाकर दिल्ली लौट आया था। किंतु पिता को जीवित देखकर जूना खां बड़ा निराश हुआ। ईस्वी 1325 में जब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय के लिए गया, तब जूना खां ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचना आरंभ किया तथा सुल्तान के दिल्ली में प्रवेश करने से पहले ही उसकी हत्या करवा दी। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के 3 दिन बाद ही जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठ गया तथा 40 दिन तक काले वस्त्र पहनकर अफगानपुरी में शोक मनाता रहा। जब गयासुद्दीन के समस्त अंतिम संस्कार संपन्न हो गए, तब जूना खां ने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। दिल्ली पहुंचने के बाद फरवरी अथवा मार्च 1325 में भव्य समारोह के साथ मोहम्मद बिन तुगलक का राज्याभिषेक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक को अपने पिता से अत्यंत सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था। मेहदी हुसैन के अनुसार इतना विशाल साम्राज्य आज तक किसी तुर्क सुल्तान को अपने पिता से नहीं मिला था। उसके पिता का राजकोष भी धन तथा रत्नों से परिपूर्ण था। इब्न बतूता ने लिखा है कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में एक भव्य महल बनवाया, जिसकी ईंटें सोने से मढ़ी गई। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने इस महल के भीतर बहुमूल्य वस्तुओं का संग्रहण किया और एक तालाब बनवाया, जिसमें सोना पिघलाकर भरा गया था। अतः मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान बनते समय किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं थी। तख्त पर बैठते समय मोहम्मद बिन तुगलक के 2 अन्य भाई भी जीवित थे, किंतु किसी ने मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध नहीं किया। आर्थिक स्थिति की तरह इस काल में दिल्ली सल्तनत की सीमाएं भी सुरक्षित थीं। सुल्तान को
न बाहरी आक्रमणों का भय था और न आंतरिक विद्रोह का। दिल्ली का सुल्तान बनते समय मोहम्मद बिन तुगलक के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह थी कि लोग उसे पिता का हत्यारा एवं राज्य का लुटेरा न समझें। यदि एक बार मोहम्मद बिन तुगलक की ऐसी छवि बन जाती तो सल्तनत में उसके विरुद्ध वातावरण बनता तथा सुल्तान को हटाने के षड्यंत्र आरंभ हो जाते। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने लोकप्रियता अर्जित करने तथा सुल्तान के पद को दृढ़ता प्रदान करने के लिए कुछ उपाय किए। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के नगर प्रवेश से पूर्व दिल्ली को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया। गुंबजें निर्मित की गईं तथा मार्गों को सुंदर वस्त्रों से अलंकृत किया गया। सुल्तान बनने के उपलक्ष्य में राजधानी में ढोल बजाए गए। सुल्तान ने जनता में सोने चांदी की बिखेर की। दिल्ली की जनता तथा सल्तनत की सेना को हर बार सुल्तान के बदलने पर सोने चांदी की इसी बरसात की प्रतीक्षा रहती थी। प्रत्येक सुल्तान धन लुटाकर तख्त हासिल करता था और कुछ ही वर्षों में जनता से इस धन को फिर से छीन लेता था। यदि कोई सुल्तान अपने पूर्ववर्ती सुल्तान की हत्या करके तख्त हासिल करता था तो जनता पर उतनी ही अधिक धन वर्षा होती थी। इस बार भी जनता पर अत्यधिक धन की वर्षा हुई। मोहम्मद द्वारा जनता पर की गई इस धन वर्षा ने दिल्ली की जनता को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई धन वर्षा की याद दिला दी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए धन वर्षा समारोह का जनसाधारण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। सुल्तान ने सड़कों पर सोने चांदी तथा मोतियों की वर्षा करके जनता को मुग्ध कर लिया और लोग उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। बहुत से लोग तो इतने माला माल हो गए कि अपना धन लेकर राजधानी दिल्ली से दूर चले गए जहां वे अपना धन छिपा सकें तथा सरकार की नजरों से छिपकर शांति से जीवन यापन कर सकें। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए सल्तनत के महत्वपूर्ण पदों तथा पदवियों का नए सिरे से वितरण किया। उसने विद्वानों, कवियों तथा दीन दुखियों को वार्षिक पेंशनें, जागीरें तथा इनाम दिए। इस प्रकार धन, पद तथा पदवियों का वितरण करके सुल्तान ने ऐसी लोकप्रियता अर्जित की कि लोगों को उसे पिता का हत्यारा अथवा राज्य का लुटेरा कहने का साहस नहीं हुआ। उन दिनों दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का बड़ा प्रभाव था। मोहम्मद बिन तुगलक ने औलिया को उसी समय अपने पक्ष में कर लिया था जिस समय गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के अभियान पर था। औलिया को मोहम्मद बिन तुगलक के पक्ष में आया देखकर जन सामान्य ने भी नए सुल्तान का विरोध नहीं किया। भारत के प्रारंभिक तुर्की सुल्तान खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त करके मुस्लिम जगत में अपनी धाक जमाते थे, किंतु बाद में दिल्ली के तुर्की सुल्तानों ने इस परंपरा को तोड़ दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा के पास अपना दूत भेजकर उसे विपुल धन प्रदान किया तथा उससे अनुरोध किया कि वह मोहम्मद बिन तुगलक को भारत का सुल्तान स्वीकार कर ले। खलीफा ने मोहम्मद बिन तुगलक के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया तथा सुल्तान के लिए सनद भिजवाई। इस सनद के मिलने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों एवं खुतबों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। अगली कड़ी में देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को जंगलों से पकड़वाकर मार डाला। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।